सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर किए थे। अब उन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हमें पढ़ना भी पड़ेगा, तो उन्हीं को मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ या फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार्ट कर देती हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट वी स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट के अंदर बताया था, जो मैं लिस्ट है उसको वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द लिस्ट। ओके, सो हेयर इट इज़ रिटर्न टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले तो है इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंडो और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इंपॉर्टेंट है, प्लस कोरोजन, रेंसिडिटी, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में इफ़ेक्ट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। तो ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी ये सारी चीज़ें, और वैसे ही हम चैप्टर 5, 6 एंड सो ऑन सभी का चैप्टर्स का हम देखेंगे। तो अभी हम इसका देख लेते हैं एक बार क्या है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर हेयर यू कैन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मैं इसको एक बार रोटेट कर देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नाउ इट इज़ मच क्लियर आई गेस। ओके, सो here we start from the combination reactions in which two or more reactants combine to form one product are called combination reaction। इस चीज़ को हमको लर्न करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, जुड़ना, ऐड होना। तो यहाँ पर हम एक आंसर जब लिख कर आएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर two or more reactants join to form or combine to form a single product, or we can say add to form a single product is known as the combination reaction। okay, इसमें अब हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो पहले हम इसकी जो है केमिकल इक्वेशन दिखाएंगे। तो अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन गिवन हेयर। फिर हमको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, इस तरह से हमको वहाँ पर लिखना होगा जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद में हमको नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल हमको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में मिक्सअप करना पड़ेगा, जो हम वापस कभी ना भूलें। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ट इन एयर ऑक्सीजन। व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ट इन एयर, यानी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में हवा के अंदर बर्न किया जाता है। अगर ये चीज़ आप इक्वेशन में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन तो भी निकल जाएगा आपका इजीली। बट अगर आप चाहें और अगर आपको याद रहता है, सही सही याद रहता है, टीचर गलती निकाले ऐसा काम तो हमको करना नहीं है। तो अगर आपको सही सही चीज़ याद रह जाती है तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ट इन एयर ब्रैकेट में, या फिर इन ऑक्सीजन, सीधा लिख सकते हैं इन एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, या फिर सीधा इन ऑक्सीजन, इन एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, कॉमा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, और उसके पीछे 2 लगाना है ताकि बैलेंस हो जाए। बैलेंसिंग भी हमको यहाँ पर दिखानी है अपनी, क्योंकि हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है और अब हम फाइनल में एग्ज़ाम देने बैठे हैं। तो अब हमको ये भी दिखाना है कि हाँ हमको ये आता है, हमने ये सीखा है, राइट। सो हेयर इट इज़। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम सिंपली ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमको याद होना चाहिए, और इसको हमको पूरा अच्छे से लर्न करके रखना है। हमसे कोई कभी भी पूछ ले तो हमको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हमारे पास है C+O2 गिव्स CO2। ये वाला भी हम लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। इसका भी सेम वही चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके इसको इजीली देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है
यहाँ पर 5-6 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, विच इज़ बेटर, विच इज़ बेस्ट, 3-4-5 एग्जाम्पल्स जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, जितने दिए गए हैं काफ़ी अच्छा है कि हमको जो है हेल्पफुल रहेगा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको पढ़ने के लिए, राइट। सो ये हो गए। ऐसे ही हमारा H2 और Cl2 मिलकर बनाते हैं 2HCl, तो इसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोराइन, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम का है, कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। सो हेयर इट इज, इसमें लिखा गया है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। इसकी डेफिनेशन या फिर जो हम कह सकते हैं, सॉरी, इक्वेशन है इसकी, वो ऐसे है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट इतने जो हार्ड एग्जाम्पल्स हैं इनमें हमको नहीं जाना है, हमको केवल सिंपल 2 या 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। मैंने आपको 2 सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताए, वो भी अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का H2O वाटर बना के आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे उसका आई थिंक एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा गया है। सो वेट, आई विल टेल यू। उसका आपको लिखना है H2, ठीक है, H2 इज हाइड्रोजन प्लस 2O2, राइट, 2O2। तो उससे क्या होगा कि H तो हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए 4। तो अभी हम शायद H के पीछे भी मतलब बैलेंस करने के लिए तो हम उसको करेंगे ही बैलेंस, और उसके अलावा हम लिख सकते हैं कि H प्लस O2 गिव्स H2O, नहीं सॉरी, H2 प्लस O गिव्स H2O, ऐसे कुछ होता है वो डेफिनेशन। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच वन compound decomposes in 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction। तो decomposition reaction जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, और ये लाइन भी हम एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है decomposition reaction is just opposite ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये लाइन ऐड करने पे भी जो है टीचर इम्प्रेस हो सकता है, क्योंकि कुछ गलत तो है नहीं इस लाइन में। तो अभी हमको यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड, एक कंपाउंड डीकम्पोजेस इनटू और मोर। तो अभी मैं जो है बिना चीटिंग करे, बिना देखे बोलती हूँ एक बार, तो मुझे याद हो गया क्या इसका मतलब आपको भी हो गया है, ठीक है। सो लेट मी रीड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। reactions in which one or more, one or more compound, the reactions in which one compound decomposes into 2 or more products, या one reactant decomposes into 2 or more product is known as decomposition reaction. This reaction is just opposite to the combination reaction. So basically we can say that decomposition reaction is just opposite of combination reaction. A general decomposition reaction can be represented as follows: A B C is equal to A plus B plus C, or we can say A B is equal to A plus B. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं CaCO3 है, 2Fe, ये सारे आपको दिखे। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे क्योंकि इसको उल्टा ही लिखना है। तो यानी कि एक से टूटकर जो है 2 बन गए हैं, राइट। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड का भी लिख सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर का। तो वैसे अगर हम लर्न करने जाते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये वाली चीज़ को अगर हम लर्न करते हैं, या फिर हम ये वाली चीज़ को लर्न करते हैं, आई मीन इफ़ यू लर्न दिस स्टेटमेंट और यू लर्न दिस वन, तो ये आसान हो जाते हैं थोड़े से, कि कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फेरस
oxide and ferric oxide and water gives फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड. मैं भी लर्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो ऑलरेडी एग्ज़ाम देना ही है ऑब्वियसली. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन माई चैनल. तो आप मेरी चैनल की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल की पास्ट वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज़ व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड. तो लेड नाइट्रेट का बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. बट अगर हम इन एग्जांपल्स को इग्नोर करें, यानी जो थर्ड एग्जांपल है उसको हम इग्नोर करें और ऊपर वाले दो ही हमको अगर लर्न हो जाए तो दैट्स द बेटर थिंग यू कैन डू. ओके, सो नाउ आई जस्ट स्ट्रेट दिस screen. So now it's much clear, like from here you can see decomposition तो काफ़ी नीचे है, ये रहा, ठीक है. तो when ferric hydroxide is heated it decomposes into ferric oxide and water. और उसके अलावा when calcium carbonate is heated it decomposes, क्योंकि ये हीट की वजह से ही होता है इसलिए इसमें अभी हम एंडो और एक्सो भी देखेंगे. बट अभी हम फ़िलहाल देख रहे हैं एंडो एक्सो. आई थिंक नेक्स्ट बाद में आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया था पहले भी, तो उसको भी हम देखेंगे. बट अभी फ़िलहाल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो एग्जांपल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी के लिए टू रीड टू स्टडी. सो ये मैंने आपको बता दिया है, राइट. उसके अलावा पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये वाला एक एग्जांपल आपको लर्न कर लेना है, ये वाला एक एग्जांपल आपको लर्न कर लेना है, सिंपल एज दैट. थर्ड वाला नहीं भी करेंगे तो चलेगा. इसको मैं वापस एक बार बता देती हूँ. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ heated it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. When calcium carbonate is heated it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. वैसे ही अगर हम सेकेंड वाला देखते हैं तो वो क्या था, Fe है ना, ferric hydroxide. When ferric hydroxide is heated it decomposes into ferric oxide and I think water. मैं खुद लर्न कर रही हूँ, लिटरली आई एम लर्निंग, आई हैव टू लर्न दीज. ओके, सो जस्ट आई एम मेकिंग वीडियो टू हेल्प यू ऑल. ओके, उसके बाद में ये हो गया है. अभी हमको यहाँ से शुरू करना है. इन द अबव एग्जाम्पल कंपाउंड इज ऑल्सो डिकम्पोज बिकॉज ऑफ हीटिंग. कहाँ है यार इसका, थर्मल इलेक्ट्रो है ना, यही है ना, ये रहा, बस थर्मल से स्टार्ट है. ओके, सो आई थिंक सो हियर वी गो. इन द अबव एग्जाम्पल्स हमने देखा. अब बेसिकली ये तो फालतू जो रामायण लिखी है इससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं. अभी हमको केवल इतना सा देखना है कि अगर हीटिंग से जो है चीज़ें वो होती हैं, आई मीन अगर हीटिंग से जो है डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पर आप थर्मल वर्ड का ऐड करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड का ऐड करेंगे. और अगर वहाँ पर थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक और वहाँ पर होता है दैट सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या फिर लाइट से होता है तो आप पर फोटो वर्ड ऐड करेंगे. फ़ोटो का मतलब होता है सनलाइट, क्योंकि हमने बचपन से हम पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस, तो उससे हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम निकलेगा फ़ोटो वर्ड से, ठीक है. तो इसलिए है ना, ये तीनों वर्ड याद रखने हैं और इनकी डेफिनेशन याद रखनी है. तो अभी हम जस्ट डेफिनेशन पे ही जंप ऑन करने वाले हैं बिना किसी टाइम की वेस्टेज के. तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि व्हेन द कंपाउंड इज़ डिकम्पोज बिकॉज ऑफ हीटिंग, सो देन इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वैसे ही व्हेन रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स आर डिकम्पोज इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक बेस्टेस्ट डेफिनेशन यही है. क्या लिखा है इसमें, the reactions in which compounds decompose into simpler compounds because of electricity or because of passage of electricity, passage word is very nice to be used over here, are known as electrolytic decomposition reactions. This is also known as electrolysis. This will surely get, अगर 3 नंबर में भी आ जाता है ना, this will surely make you get 3 marks, and with the example is the best thing.
जैसे अब इसमें इसमें हम अगर कोई एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो वो कौन सा हम करेंगे। सो हेयर ये वाला जो था ऊपर, ठीक है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, ठीक है, ये वाला भी हमको करना पड़ेगा यहाँ पर ऐड इन द अबव एग्जाम्पल्स। वैसे तो ये ऊपर जो सारे एग्जाम्पल्स सभी हीट से हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके नाम आ रहा है हीट, तो आपको हीट वाले में तो ऑब्वियसली ये ऐड कर ही लेना है, क्योंकि थर्मल है ना, तो हीट से आप इसको कर सकते हो, इससे इसको कर सकते हैं हम। अभी अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा इसकी, तो इन दिस यू कैन आई थिंक रिलेट विथ, ये तो मैंने आपको बता दिया, हीट के लिए आप कर लो, और उसके अलावा लाइट के लिए, और उसके अलावा सनलाइट के लिए। तो लाइट और सनलाइट एक ही है, ठीक है, लाइट और सनलाइट एक है, उसके अलावा एक हीट है, और फिर उसके अलावा एक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों में हम देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पैसेज वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बोलती हूँ, पैसेज वर्ड अगर आप ऐड कर देते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन do in your life, that is the best thing you should do in this paper. Okay, so now here I should make you get here, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक की मैंने डेफिनेशन बता दी। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फिर हम फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेंगे, उसका एग्जाम्पल देख लेंगे, और उसके अलावा हमारे पास उसका ये वो जो फोटोग्राफ वाला जो एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आ जाता है, उसका भी पूरा यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम देख लेंगे। बट अभी पहले हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड इन वाटर, जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो ये पानी दो टुकड़ों में हो जाता है, समझ रहे हो। ये आई थिंक यू हैव डिस्कवर्ड इट फर्स्ट यू हैव, मतलब आपने सुना होगा यहाँ पर इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि क्या हो गया, 2H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो H2 और उसके पीछे 2 भी, मैंने ये आपको उसमें भी बताया था आई थिंक कॉम्बिनेशन में, बट देयर इट वाज रॉन्ग, देयर आई वाज रॉन्ग, बिकॉज ये वहाँ पर नहीं आना है, ये यहाँ पर आना है। तो इसको आप कभी भी लाइफ में, आप कभी भी इसको जो है कॉम्बिनेशन में मत लिख के आ जाना, ऑलवेज टू बी राइट इट इनटू डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नेवर इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है आपको इतना चीज़, ठीक है, इज़ इट क्लियर। अभी उसके बाद में हम आ गए हैं इस वाले पे, फोटोलिसिस पे आ गए हम। तो फोटोलिसिस बता देती हूँ, फिर फोटोग्राफिक पेपर तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके, तो एक बार देख लो, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज, यानी कि कंपाउंड टूट जाता है, कंपाउंड डिकम्पोजेज, कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर इनटू, द कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर। अगर डिकम्पोज वर्ड यूज़ कर दिया तब तो पूरा का पूरा हो गया, क्योंकि डिकम्पोजिशन का पूरा जो डेफिनेशन है वो ही ये कहता है ना कि कंपाउंड ब्रेक्स इनटू एंड ऑल, तो वो सब तो हो जाएगा फिर क्लियर। लेकिन अगर वो वर्ड आपने यूज़ नहीं किया है, डिकम्पोजेज वर्ड आपने यूज़ नहीं किया, तो फिर आपको लिखना है ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन टू और मोर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है सनलाइट, बिकॉज ऑफ सनलाइट, देन दीज आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटोलिटिक decomposition reaction. For example, when silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and क्लोरीन गैस। यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट, सूरज की जो है रेखा नहीं, आई मीन सूरज की लाइट के सामने जब हम इसको रखते हैं, तो ये इन दो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, उसके अलावा अगर हम देखते हैं ये इसके जो दूसरा मैंने आपको फोटोग्राफी वाला बताया था वो भी मैं बता दूंगी। उसके अलावा पहले ये देख लेते हैं, यू कैन रिलेट इट विद दिस। सो या, when silver bromide is put under sunlight, it decomposes into silver metal. जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट के अंदर रखते हैं, when silver bromide is put in sunlight, it decomposes into silver metal and bromine gas, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल हमको दिमाग के अंदर अपने फिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंड, टॉगल ड्रॉ मोड, टॉगल मेन्यू बार, आई डोंट नो। सो ये हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमारे पास है सिमिलरली व्हेन सिल्वर, ये मैंने आपको बता दिया ना। फोटोग्राफी वाला देख लेते हैं एक बार, फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लेते हुए और ये फोटोग्राफी वाला भी अभी एक बार टेक ओवर कर लेते हैं। सो जस्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन सिल्वर फ्लोराइड, ये मैंने आपको बता दिया है ना। फोटोग्राफिक पेपर हैज़ कोटिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है विच टर्न्स इनटू ग्रे एंड एक्सपोज्ड, एंड when exposed to sunlight it happens because silver chloride is colorless while silver is a gray metal. I think this is incomplete or this is something wrong, this is something unable to learn, क्योंकि मुझे भी लर्न नहीं हो रहा है लिटरली आई एम सेइंग। तो ये इसलिए मैं चाहूँगी कि यू शुड लीव इट, यू शुड नॉट लर्न दिस वन। एंड आपको फोटोग्राफी वाला मैं कमेंट में या फिर मैं आपको कमेंट के साथ में आपको टैग कर दूँगी, लाइक टैग नहीं, उसको शायद कहते हैं अटैच या कुछ जो भी, तो वो मैं आपको कमेंट में दे दूँगी या फिर मैं आपको जो है उसमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके अंदर दे दूँगी। बट आई डोंट थिंक दिस इज़ टू बी लर्न बिकॉज मेरे से तो ये लर्न नहीं हो रहा है लिटरली। हाँ, ये मैंने लर्न कर लिया है और इसके अलावा ये ऊपर वाला जो है ये मैंने लर्न कर लिया है, ओ गॉड, बट आई एम अनेबल टू लर्न दिस, आई एम मेरे को नहीं हो रहा है ये वाला लर्न, दैट इज़ द थिंग। सो या ये वाली जो चीज़ थी, दिस आई टोल्ड यू एंड दिस आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये वाला लर्न करके जाना है। वैसे ही ये वाला भी लर्न करके जाना होगा। प्लीज़ आई एम जस्ट सेइंग यू अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ 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 डू लर्न इट, प्लीज़ डू लर्न इट, ठीक है। कर लेना पक्का से। उसके अलावा ओ गॉड, ये लाइन नहीं हो रही। सो ये वाला आपको लर्न कर लेना है, ये दोनों का। तो ये आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक में बेसिकली लिखने के काम आएगा। उसके अलावा मैंने आपको इससे पहले थर्मोलिसिस बताया था। थर्मोलिसिस के अंदर हमने देखा कि हीट करने वाला है, तो हीट करने के अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, दैट ऑल्सो आई विल शो यू अगेन, ठीक है। हीट करने वाले के यार ये इस पूरी की पूरी मेन्यू, हीट वाला कहाँ चला गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन था ये, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये रहा CaCO3 वाला था, एक Fe वाला फेरिक ऑक्साइड वाला था, उसके अलावा लेड नाइट्रेट। 3 मैंने आपको एग्जांपल उसके अंदर बताए थे। इलेक्ट्रिसिटी वाले में वाटर का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला था। फिर फोटो वाले में मैंने आपको ये दोनों बता दिए हैं, 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2, और वैसे ही 2AgBr इज इक्वल टू 2Ag प्लस Br2, सेम डिट्टो हैं। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना सा है कि ये जो वर्ड है Cl और Br, इनका डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे भी Cl और Br, बाकी पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। सो वो इसमें ये हो जाएगा। अभी आई थिंक आई शुड कलर चेंज द कलर, ओके। सो नाउ अभी हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट से, राइट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में वी गेट कन्फ्यूज सो मैनी टाइम्स, और हम नहीं पहचान कर पाते हैं। पहचान करने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसलिए एक बार हमको इसको ज़रूर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस move from one compound to other to form new compound are known as displacement reaction। जब भी reactions in which, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और यही एक्चुअल डेफिनेशन है। ये अगर लर्न नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, मतलब लिटरली नथिंग कैन हैपन। एंड इसको लर्न करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है फिर इसके बाद में कहीं जाकर यहाँ पे ये ख़त्म होगा, लाइक, राइट। सो इट्स लाइक करना ही पड़ेगा ये। तो ये वर्ड मैं हटा देती हूँ ऊपर वाला। तो ये आपका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया है, फिर एग्जाम्पल अलग आ जाएंगे, ओके। सो नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग, आई एम जस्ट, इधर देखते रहो इस डॉट पे एंड जस्ट बी फोकस्ड, राइट। उस डॉट पे देखते रहो आप।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो, रिएक्शंस इन विच एटम्स, अब केवल डेफिनेशन लर्न करनी है हमको, दोनों हाथ बांध लो, दोनों मुट्ठी बंद कर लो, दोनों कान खुले रखो, आंखें बंद कर लो और सुनो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस, रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर, मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर, प्लेस टू अनदर देखो, या कंपाउंड अनदर, तो प्लेस की जगह कंपाउंड आ रहा है लेकिन लर्न हो रहा है, राइट, तो लर्न करना है हमें। सो मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे जाते हैं ताकि एक नया ही कंपाउंड फॉर्म हो सके। सो देन दे आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी एडेड इन योर आंसर यहाँ से, कि ऑल्सो नोन एज से कि substitution reaction, single displacement reaction and replacement reaction, राइट। ये तीन नए नाम हैं और उसके अलावा चौथा नाम तो है ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 4 नामों को अगर हम एक आंसर के अंदर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 नंबर तो हमको कोई भी टीचर दे देगा, राइट। तो पहले तो ये वर्ड ऐड ज़रूरी है, the reactions in which atoms or ions move from one compound to other to form a new compound are known as displacement reaction. This reaction is also known as substitution reaction, single displacement reaction and replacement reaction. A general displacement reaction can be represented using chemical equation as follows. ये बस वही है कि A plus BC, ठीक है, तो मिलेगा क्या, AC plus B। तो यानी कि B को जो है वो बेदखल कर दिया गया है और C ने उसकी जगह ले ली है। तो यहाँ पर यही तो बोला गया था, यही तो यहाँ पर बोला गया था कि जो है एक A है, वो A अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो C है ना, C उसने अपनी जगह चेंज कर ली है ताकि एक नया कंपाउंड जिसका नाम है AC, यहाँ पर नया नवेला कौन है, यहाँ पर नया नवेला है AC। तो यानी AC जो है, AC फॉर्म होने के लिए B ने, या फिर हम कह सकते हैं कि C ने भी, B ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बैठा है। लाइक A और C तो अपनी जगह से हिले ही नहीं है, सारा खेल तो C ने खेला है ना। ऑल द गेम इज़ ऑफ C। तो ये हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। अच्छा, A जो है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि C जो है ना, C वो ये देखेगा कि अमीर कौन है, अमीर ये है तो वो इसके पास चला जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, ये एक मेथड है जो हमने पूरे साल सीखा है, पूरे साल हमने इसको समझा है, पढ़ा है, अलग अलग टीचर से, अलग अलग चैनल से, अलग अलग वीडियोस से, अलग अलग स्कूल कोचिंग सेंटर्स से, बट अभी हमको फाइनली इसको रटना है। तो अभी हम इसको, जो रटने का तरीका है ना, वो यही है कि बस A जो है उसके पास ज़्यादा पावर है, B जो है उसके पास कम पावर है और C जो है वो बराबर का है। तो अभी जो C है ना, उसके पास दोनों के पास जाने का अधिकार है, लाइक इधर भी और इधर भी। वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसके साथ काट चुका है, तो अभी वो जो सोच रहा है कि मैं इसके पास चला जाऊँ, राइट, तो वो A के साथ चला जाता है। तो A ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है, तभी C उसके पास अटैच होगा, नहीं तो C अटैच नहीं होने वाला है, राइट। सो ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं एक बार। ये मैं रीड कर देती हूँ नीचे वाला। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। इफ़ B इज़ मोर रिएक्टिव देन A, then A will not displace C from BC and the reaction will not be taken place। यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा अगर A में ज़्यादा पावर नहीं हो। तो फिर B जो है वो BC जो है वो अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो गरीब है। तो C जो है पागल थोड़ी ना है जो गरीब के पास चला जाएगा, वो तो अमीर के साथ ही रहेगा ना। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट या फिर हम इसको ट्रांसलेट जो है कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो यू कैन सी वट एवर इज़ रिटर्न, ठीक है। अभी हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ, हाँ, एग्जाम्पल से हमको भी स्टार्ट करना है। सो बस ये हमको केवल इतना सा पढ़ना है, लाइक यहाँ से, अरे यार, ओ गॉड, लाइक यहाँ से हमको अभी यहाँ तक पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है।
तो इसके लिए भी ना ये जो है ये ऐसे मन से नहीं आ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज नाम की भी एक चीज़ है दुनिया में, राइट। मैं उसका नाम यहाँ लिख देती हूँ साइड में, सो दैट आपको क्लियर रहेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग। रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, ये भी एक चीज़ है, इसको भी पढ़ना पड़ता है, इसको भी लर्न करना पड़ता है। दिस इज़ टू बी लर्नड, गेटिंग इट। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी तभी यहाँ तक आएगा, अदरवाइज़ तो सब कुछ सिर के ऊपर से जाने वाला है। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का भी मैं एक तरीका बता देती हूँ, 2 मिनट, ठीक है। एक बार मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ हल्का सा, फिर मैं आती हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए वो ट्रिक, ठीक है। मैंने कहा ढूंढ लेते हैं अच्छे से, याद वाद कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने पहले भी लिखा था, वही वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर है, कान्हा का मजा आला, जन फिर प्रभु हैं, जन फिर से प्रभु हैं, है ना, जन फिर से प्रभु हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, आई नो वेरी वेल। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सी का, या फिर मैं पेन की निब थोड़ी पतली कर लूँ, क्या कहना है आपका इस बारे में। 1px, इससे छोटी तो होगी नहीं ऑब्वियसली, तो अभी एक बार ट्राई करते हैं। का, यस, का यानी के ए का, फिर ना, काना का, सी ए का, एम ए जी ए, मजा आला, आला। फिर यहाँ से देखो जेड एन से जन, फिर फिर से प्रभु हैं, जन फिर लाइक इट्स लाइक जन, जन फिर से को एस एन बोलेंगे हम, से प्रभु को पी बी और हैं को एच, ठीक है। फिर छाप, तो छा लिखना है हमको, छा, और नीचे जो है एक पी कहीं कहीं पर एडिशन होता है, ऐड होता है, कहीं पर नहीं भी होता है, बट अभी हम इस फ़िलहाल को अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हाईएस्ट रिएक्टिव जो है ये हमारा काना, सॉरी ये हमारा बेसिकली काना। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, काना, काना का मजा आला, जनवीर प्रभु हैं, और छा, CHA छा, ओके। समझ गए आप? Are you understanding my point? Are you understanding what I'm trying to say? Are you able to understand? नहीं आ रहा समझ, वापस बताऊँ, वेट। का ना का मजा आला, जन फिर से प्रभु हैं, CHAA छा, बस दैट्स इट, दैट्स इजी, दैट्स सिंपल, एज इजी एज इट इज। समझ गए? तो आपको बेसिकली काना का मजा आला से कैसे आपको समझ आएगा, काना के पोटेशियम, काना ना सोडियम, काना का CA का से हमारा होता है, ये मैं लिटरली भूल गई हूँ, अभी देख रही हूँ, कैल्शियम, ठीक है। काना का मजा, Mg मजा, मैग्नीशियम, आला AL एल्यूमिनियम, आला जन Zn जन, जिंक, फिर Fe फिर, Fe इज़ आयरन, ठीक है, नॉट फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ये सब मत बना देना प्लीज़, Fe इज़ आयरन, ठीक है। फिर से Sn, से इज़ टिन, फिर लेट, जन फिर से प्रभु हैं, तो जन तक तो ठीक है, याद हो जाता है ना, सबको नॉर्मली याद हो जाता है। फिर यहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगी, पता है, यहाँ से, वो भी बेसिकली इन 3 नामों में। तो मैं प्लीज़ 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 आपसे ये गुजारिश, ये रिक्वेस्ट, ये सब कुछ करती हूँ कि प्लीज़ आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें कि इट इज़ रिटन काना का मजा आला, जन या फिर से प्रभु, इन 3 वर्ड्स पे प्लीज़ खास फोकस दे दें अपना, कि आयरन आएगा सबसे पहले, लाइक इट्स लाइक आयरन, फिर हमारा आयरन के बाद कौन है, टिन, और फिर लेड, तो टिन और फिर है हमारा लेड, तो यानी जन फिर
फिर से प्रभु, फिर हैं तो हमारा हाइड्रोजन होता ही है ना, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर छाप के लिए Cu, कॉपर, छा Hg, मरकरी, और डबल ए के लिए Ag, फिर Au। तो Ag पहले क्यों आ रहा है और Au बाद में क्यों आ रहा है, इसके लिए कोई रीज़न चाहिए? ओके वेट, आई विल टेल यू द रीज़न बीइंग। Ag पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि एक सॉन्ग है हिंदी का, Ag फिर OG, ठीक है, इस तरह से एक सॉन्ग है। तो वो जो Ag OG सॉन्ग है ना, उसके अंदर Ag पहले आ रहा है ना, OG तो पहले नहीं आ रहा है, OG Ag ऐसे तो नहीं है ना। सॉन्ग कैसे स्टार्ट है, यहाँ से। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी आगाज़ कहाँ से होगा, Ag से, यानी AgAu। तो Ag पहले आएगा, फिर बाद में जिसको आना है वो आओ। Ag इज़ द प्राइमरी। Ag जैसे होता है ना कि क्लास का जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो इंटेलिजेंट ही रहेगा, चाहे फिर 5 नए बच्चे पीछे आ जाएं या 3 पुराने बच्चे पीछे रहें, बट जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस ट्रिक में कि काना का मजा आला, जन फिर प्रभु, फिर से प्रभु, हैं, छाप, बस हो गया। CHAA, और P तो है नहीं बट हम उसको एडिशनली ले रहे हैं। P आई गेस पोटेशियम तो K होता है, P आई डोंट नो क्या है, या तो मुझे याद नहीं आ रहा है या फिर वो है नहीं, इस तरह से कुछ है। बट या फ़िलहाल तो यही है आपके लिए, फ़िलहाल तो यही है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में। सो या आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। गॉड हाँ, तो ये आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये सभी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, बट सिंस ये मेटल से जो है मिलता जुलता है, मेटल से थोड़ा थोड़ा मैच खाता है, इसलिए हाइड्रोजन को भी इस लिस्ट में रखा गया है क्योंकि ये मेटल से मिलता है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ मेटल। तो समझ गए आप, काना का मजा आला जो भी पूरा का पूरा सीन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, पूरा आपको क्लियर हो गया है। सॉरी फॉर दैट विच केम राइट नाउ, वो मैंने एक न्यूज़ निकाली थी, बट या तो अभी हम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अगर हो गई है तो प्लीज़ हिट बिग लाइक बटन, अगर आपको लिटरली में ये क्लियर हो गया है। तो नहीं हुआ है तो देन तो आई कांट डू एनीथिंग। सो नाउ अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल क्लियरली, जिससे कि आपको जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है एंड आपको फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस चैप्टर का जो मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने अभी आपको कैम्ब्रिज दिखाया था, राइट, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज़ है तो, है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये बस वही चल रहा है, राइट। तो ये बस इसको एंड करते हैं, इसका समापन कर देते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। अभी मैं आप यहाँ पर देखो कि किसने अपनी जगह चेंज करी है, हु इज़ द घूमने वाला इंसान, कौन यहाँ से उठकर गया है। यहाँ पर तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं, यहाँ चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से तो Cl2 जो है अपनी जगह चेंज करके गया है। यहाँ पे भी 2 और Cl था, यहाँ पर भी Cl2 था, बट ये Cl2 उठ के अपनी जगह चेंज करा है। इसने जगह कहाँ से उठ के कहाँ चेंज करी है, ये H2 से उठ के Zn पे गया है। इसका मतलब तो Zn के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ा था, का ना का मज़ा आला, जन आ गया, फिर प्रभु हैं, तो ऑब्वियसली ना ये इससे ज़्यादा पावर का है। इट मीन्स ये रिएक्शन सही गया है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसी के साथ अगर हम देखें, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स, अगर आपसे कुछ नहीं भी बन रहा है ना, तो आप एटलीस्ट कोशिश और ट्राई और अपनी मेमोराइजिंग पावर से बना सकते हो दोबारा कुछ भी, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको याद आता है। अगर आपको कुछ नहीं याद आता है ना, तो एटलीस्ट आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत आपको यूज़ रहेगा कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, काना ना ओ यार ना का मजा आला, जन फिर प्रभु, फिर से कौन लिखे, आई ऑलवेज फॉरगेट दिस से, मैं हमेशा बोलती हूँ।
से प्रभु हैं। तो ये हैं और इस जन में आपको रिलेशन निकाल लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लोरीन भी आपने यहाँ पर यूज़ किया है ना, क्लोरिड एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक reacts with copper sulfate, it forms zinc sulfate and copper। तो यहाँ पर अगर हम देखें SO4 बार बार उठ के गया है, एक जगह से दूसरी जगह SO4 गया है, और किसके पास गया है, जिंक के पास। किसको छोड़ के गया है, Cu को, लिटरली। तो Cu को छोड़ के क्यों गया है, काना का मजा आला जन फिर प्रभु हैं छाप। छाप का C जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली Cu को। तो छा जो हमने लिखा था छा, तो उसका जो ये था ना Hg तो हमारा वो था, लाइक Hg तो हमारा था मरकरी। अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आपने लर्न करा है, स्टार्ट से वीडियो को फोकस के साथ देख रहे हो, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो मरकरी था, तो हमारा सी जो था ना, एक तो ये कलर बहुत अजीब है, इस कलर में आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ भी दिख रहा होगा। ब्रश भी थोड़ा सा, अभी कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ, पिंक, इट शुड बी लाइक सही है। सो नाउ हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो सीधा सा क्या देखना है, ये आपको दिख रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया ना Zn, उसके नीचे आता है Cu, तो इसलिए ये जगह चेंज होना जायज़ है। अब यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है ना, इस पर थोड़ा फोकस देना। AgCuNO3, AgCu और NO3, इनके तीनों के बीच बात चल रही है। NO3 इज़ नॉट अ मेटल, तो उसको हम इग्नोर करेंगे टोटली। Ag और Cu पर अभी हम ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर जो है Ag है और जो Cu है, उनमें से ज़्यादा पावर किसके पास है, इतना सा हमको पता करना पड़ेगा। हम फटाफट से अपनी टेबल याद कर लेते हैं जो हमने लर्न करी थी, है ना, हमने तो लर्न कर रखी है। तो काना आर यू नॉट एबल टू सी, आई वॉन्ट अ इरेजर। आला, ठीक है, काना का मजा आला, मजा आला जन फिर से प्रभु हैं। फिर हैं के बाद में क्या था, CH, A और AG पहले आएगा, AU उसके बाद में आएगा, और HG पहले आएगा, और CU उधर आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे इस एग्जाम्पल से इसको मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है Ag प्लस Cu, पावर ज़्यादा किसके पास है, Cu के पास ज़्यादा पावर है, Ag के पास कम पावर है। तो इसलिए ज़्यादा पावर किसके पास है, अगेन बताना, Cu के पास। और NO3 किसके पास बैठा है, Cu के पास। तो वो क्यों उस गरीब के घर जाएगा यार, ये तो गरीब है, ये तो नीचे है ना, थोड़ा ही सही लेकिन नीचे तो है। तो NO3 उठ के उस गरीब के पास क्यों जाएगा, NO3 तो कहेगा भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो अच्छी जगह बैठा हूँ, मैं तो एक अमीर के साथ हूँ, तो मैं क्यों इस Cu को छोड़ के जो है इस गरीब Ag के पास जाऊँ। तो इस कंडीशन में जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की टेबल के चेक करेंगे, और तभी हमको अगर पता चलता है कि काना का मजा अलग अकॉर्डिंग तो हमारा जो है कोई जो हमारा जो एक पार्टिसिपेंट है वो यहीं बैठा है जहाँ उसको होना चाहिए, वो तो अच्छे वाले के पास बैठा है, तो वो क्यों उठ के जाएगा। उस कंडीशन में हमको लिखना है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर हम इस साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखते हैं, लिटरली अगर हम साइंस की भाषा में जा कर के देखते हैं कि क्या लिखना चाहिए, तो हियर इट इज़, व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड in copper nitrate no reaction takes place because silver metal is less reactive than the copper। सिंपल, रिएक्टिव ही नहीं है ना, कम रिएक्टिव है, तो क्यों वो उसकी जो है शिफ्टिंग होगी, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पर अभी क्लियर होती है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का एंड हो गया है, समापन हो गया है, ठीक है। सो अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब तो कॉपीराइट वगैरह है। यहाँ पे आपको एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने दी है, मैंने आपको बताई भी थी ये चीज़ पहले भी क्लास के अंदर, आई मीन
वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर और अभी भी इस वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने कि इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वही उसका ये आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ था फ्रॉम brainly.in, आप जाकर चेक कर सकते हो ऑफिशियल साइट पर। बट अभी यहाँ पर फ़िलहाल हम इस आंसर पर फोकस करते हैं। तो इम्प्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है लिटरली, बट अभी मैं देखती हूँ कि व्हाट आर द implications ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms produced in the product side. It tells us the number of molecules of reactants and product. It tells us that the number of moles of reactant and the product. इट टेल्स अस द नंबर ऑफ मोल्स। सो बेसिकली हमको ये पूछा गया है इम्प्लीकेशन वर्ड का मीनिंग। एक तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार आपके लिए प्लीज़, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा वो। सो बेसिकली मैंने अभी भी चेक किया है, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि लिसन अरे सुनो, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि when the balanced chemical equation occurs when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। ये तो आंसर है ऑब्वियसली, बट हाँ इम्प्लीकेशंस का मतलब यही होता है कि द सजेशन और द आइडिया विच द थिंग्स प्रोवाइड, ठीक है। कोई भी जो चीज़ होती है ना, जैसे कि इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है या वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द सेंस, व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द मोटो बिहाइंड स्टडिंग दैट थिंग, बिहाइंड गेटिंग नॉलेज अबाउट दैट थिंग, राइट। तो अभी हमको आंसर में यही लिखना है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना वो होती है ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंसिंग तभी होती है, बैलेंस तभी होता है जब एटम्स इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड्स इज इक्वल टू द एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं या ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। इट tells us the number of molecules in the reactants and products. It tells us the number of moles of reactant and product. moles, ठीक है, 9th क्लास कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, राइट। सो नाउ हेयर वी गो विद द नेक्स्ट थिंग। इससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये जो चीज़ है ये कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में आ गया है अभी, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड। तो मैं ये हटा देती हूँ, ये मैसेजेस मैं डिलीट कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा और ये जो चीज़ें हैं पास आ जाएंगी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, राइट। फिर भी जगह तो ऑब्वियसली कम ही है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दीज वन बाय वन। इट इज़ डिफाइंड एज द नेचुरल प्रोसेस। रेंसिडिटी की बात हो रही है, नहीं सॉरी, कोरोजन की बात हो रही है। कोरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स टू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज व्हेन दे रिएक्ट with substances like water or air. This reaction causes damage and disintegration of the metal, starting from the portion of the metal exposed to the environment and spreading into the entire bulk of the metal। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये बहुत सही डेफिनेशन है और इसको पढ़ने से एग्ज़ाम में इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड टॉपिक विच वी आर स्टडिंग अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ, एक बार आपका रिवीजन आ जाएगा इसी बहाने, ओके, कि क्या क्या हमको बेसिकली पढ़ना था। सो जस्ट हियर वी गो। आज यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली, मैं एक बार जो है टॉर्च ऑन कर दूँ, नहीं ज़रूरत नहीं है, ओके। तो एक बार देख लेते हैं, मेरे को दिख रहा है ऑब्वियसली क्लियरली, आपको नहीं दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगी। इट्स इजी, इट्स एज सिंपल, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है। तो चैप्टर 1 जो था उसके अंदर बेसिकली इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंडो एक्सो मैंने आपको नहीं बताए हैं, मैं बता दूंगी, वेट हैव पेशेंस, ठीक है, ठंड रखो थोड़ी, ये मैं बता दूंगी आपको ये वाला टॉपिक। देन कोरोजन मैं आपको भी बता रही थी,
है ना, लेटेस्ट डेंसिटी का मैंने आपको दिखाया, वो भी मैं आपको बता दूंगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसका प्रॉपर मैं आपको एक आंसर एंड रीज़न दे दूंगी। तो बेसिकली ये जो है फर्स्ट चैप्टर आपका कवर कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन चैप्टर्स पे हम आते रहेंगे। तो उसके भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपको खुद से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ के लिए वेट करना है आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द वीडियो अर्ली तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। यू कैन से मी पर्सनली, आप मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा मैंने इसके लिए आपको जो है प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया है, बस अभी इधर इधर देन इधर और देन लास्ट एंड। ये बहुत ही छोटा शॉर्ट टॉपिक है, बिल्कुल चिन्नू मिन्नू सा टॉपिक है, इसको मैं करवा दूंगी। डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस वन। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन अबाउट कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये भी मैं बता दूंगी। और ये तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो ये तो वैसे ही कवर हो जाने वाला है, राइट। तो टेंशन की कहीं बात है ही नहीं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि क्या देखेंगे। ओके, सो अभी हम देखते हैं पहले तो इसको बंद कर दूँ, थोड़ा सा सिस्टमिंग कर लूँ, ठीक है। कोरोजन के बारे में हम देख रहे थे, कोरोजन के बारे में देखते हैं। तो कोरोजन के बारे में, इट इज़ डिफाइंड एज ए नेचुरल प्रोसेस। तो क्या क्या चीज़ लिखनी है एंड क्या क्या चीज़ काटनी है वो मैं बता देती हूँ। कोरोजन, the natural process that causes the transformation of pure metals to undesirable substances. When they react with substances like water or air, this reaction causes damage to the metal starting from wait. 2D मेरे को बहुत टाइम लग रहा है रेस करने में, ठीक है। अभी थोड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है। टू द मेटल स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द मेटल एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट एंड स्प्रेडिंग इनटू द एंटायर बल्क ऑफ द मेटल, दिस इज द डेफिनेशन कंप्लीट। तो अभी हमने इसमें क्या देखा है, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इससे हम क्या सीख पा रहे हैं, इज़ कि यही प्रॉपर डेफिनेशन है। देखो, कोरोजन के बारे में अगर लिखने स्टार्ट करते हो तो यही चीज़ लिखो, वरना मत लिखो। इसमें बहुत 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 सिंपल वे में, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सिंपल बात एक कॉम्प्लेक्स वे में लिखी गई है, जिसको हम प्रेजेंटेशन का वे कहते हैं। और यही हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए कि द नेचुरल प्रोसेस। जब आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज़ कोरोजन, एक्सप्लेन। वाइवा में अगर आपको कोई पूछ लेता है, या ओरली कोई आपसे सुन रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है, योर पेरेंट, योर सिस्टर, योर ब्रदर, हु एल्स इज इट, तो अगर आपको क्या रिप्लाई में देना है, आपको आंसर शीट में क्या लिखना है, प्री बोर्ड्स हो, पीटीज हो, कोई भी एग्जाम हो, पीरियोडिक हो, ठीक है, क्या लिख कर आना है, क्या बोल कर आना है, क्या बता कर आना है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटर्न। कोरोजन के बारे में आप कहेंगे कि द नेचुरल फिनोमिना और द नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज, मैं आपको सुना रही हूँ, राइट। द नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज द ट्रांसफर, अगर इतना नहीं बोला जाता ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स, तो द नेचुरल प्रोसेस विच कॉजेज प्योर मेटल्स टू undesirable substances when they react with air or water, and this reaction causes damage to the whole substance or to the whole metal, starting from the portion of the metal exposed to the environment, right। इस तरह से कुछ इस तरह से, या फिर जो लिखा है उस तरह से, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको याद हो जाए, उस तरह से आपको ये चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट करनी है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट 10 on 10,
ठीक है, 100 है तो 100/100, अगर इक्वेशन 100 मार्क में आ जाता है ना तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपका नंबर नहीं रोका जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल मार्क्स और दिस इज़ द ओरिजिनल वे टू राइट दिस आंसर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वी आर सीइंग रेंसिडिटी। ठीक है, ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट कोरोजन। इससे ज़्यादा की उम्मीद आपके टीचर भी आपसे नहीं रखते होंगे, एंड इफ़ यू विल राइट दिस, वो आपको प्रेज और करेंगे कि हाँ दिस इज़ गुड, दिस इज़ व्हाट समवन शुड डू। ठीक है, उसके बाद में वी विल कम टू रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी और हाउ टू कंट्रोल रेंसिडिटी टॉपिक्स जो है आप आपस में रिलेट कर सकते हो। ये पूरा अगर लिख के आ जाते हो इट इज़ बेस्ट देन एवर वन कैन डू। और फिर अगर पूरा नहीं लिख पाते हो तो जितना आपको याद हो जाता है, जितना आप लिख सकते हो वो आप लिख देना। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार रेंसिडिटी का बता देती हूँ। सो बेसिकली रेंसिडिटी इज़ अ वेरी जनरल टर्म। रेंसिडिटी एक बहुत ही जनरल टर्म है एंड इट इन its most general meaning, it refers to the spoilage of food in such a way that it becomes undesirable for consumption. Food turns rancid when the fats and oils within them get oxidized and taste and the smell of the food changes. Due to this reason, example, oil becomes rancid due to decomposition of fats it contains, or sometimes milk becomes rancid due to not heating in a humid atmosphere. Due to not heating it in a humid atmosphere. तो बेसिकली इस पूरी गाथा से हमने क्या सीखा? What do we learnt? हमने ये सीखा कि भाई रेंसिडिटी जो है वो एक जनरल चीज़ है, ये एक कॉमन चीज़ है, ये एक कॉमन टर्म है, कॉमन वर्ड है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, हमने सुना है या नहीं, हमको लिख के आना है। ठीक है, लिखने से नंबर मिलता है ना, हमको लिखना है कि इट इज़ अ कॉमन टर्म, बस इट इज़ अ जनरल टर्म, लिख दो, लिखने में क्या है। ठीक है, सुना नहीं सुना वो बाद में देख लेंगे। तो इट इज़ अ वेरी जनरल टर्म एंड इन इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग। अगर ये फालतू चीज़ नहीं भी लिखेंगे ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैं काट देती हूँ, नहीं लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, कुछ ऐसा कंपलसेशन या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लिखते हो तो ठीक है, बस टीचर देखेगा हाँ ठीक है लिखा है, बट ऐसा कुछ गौर करने लायक तो इसमें है नहीं। आई डोंट थिंक सो। रेंसिडिटी रेफर्स से आपको डेफिनेशन अपनी स्टार्ट करनी है। रेंसिडिटी रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इज बिकम्स अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन। यहाँ तक लिखना बहुत ज़्यादा आपका डिज़ायरेबल है या फिर बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है। Now food turns rancid when the fats and oils within them get oxidized and the taste and the smell of food changes due to this reason. ठीक है, किस रीज़न? ड्यू टू विच रीज़न? ड्यू टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड और ड्यू टू द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ऑयल्स का ऑक्सीडाइजेशन होने के कारण फूड में स्पॉइलेज आ जाती है, जिसकी वजह से वो अनडिज़ायरेबल फॉर कंजम्पशन हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल बिकम्स रैंसिड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ फैट्स it contains, or sometimes milk becomes rancid due to not heating it in a humid temperature. तो बेसिकली इससे हमने क्या सीखा? अभी हमने 2 एग्जाम्पल ये वाले देखे। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखने हो आपको तो ये शॉर्ट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, डेफिनेशन है ये आपको रेफर्स वाले वर्ड से और यहाँ तक। ठीक है, रेंसिडिटी वर्ड को यहाँ कॉपी कर देना है आपको सिंपली, है ना। सॉरी, ओ गॉड। ठीक है, रेंसिडिटी शब्द को अगर आप कॉपी कर देते हैं तो आपका सिंपली मार्क नहीं कटने वाला है। ठीक है, सो हियर यहाँ से मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ कि क्या क्या आपका कटना है, बट या ऑब्वियसली हो गया ये। ठीक है, इट इज़ डन। तो इसमें बस इतना ही था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑयल, सॉरी, हेल, सो यहाँ पर लिखा गया है ऑयल बिकम्स रैंसिड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ फैट इट कंटेन। ऑयल जो है, अब होता हो नहीं होता हो, आपने देखा हो नहीं देखा हो, आपने ऑब्जर्व किया हो नहीं किया हो, बट लिखना पड़ेगा। इतना अपना दिमाग में अंदर फिट कर लो कि हाँ वी हैव टू राइट, हमको लिखना पड़ेगा यार। समझ नहीं आता तो भी लिखो,
ठीक है। यहाँ पर इतना सही लिखा गया कि ऑयल जो है, हमारा जो तेल होता है ना घर के अंदर, इतना इतना नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ अभी मैं, ये जो हमारा जो घर में तेल होता है ना, तेल, ये रेंसिड हो जाता है। आपने नहीं देखा है अपनी आईज से, कोई बात नहीं है, किसी से पूछ लो। अगर आपके घर में किसी ने नहीं देखा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बस इसको लर्न करके और बैठ जाओ, दैट्स इट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप ऑब्जर्व करो कि हाँ यार होता है ऐसा। ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको कि ऑयल बिकम्स रेंसिड। हाँ, ऑयल रेंसिड होता है, मैं आपका ब्रेन वॉश कर रही हूँ, करवाओ अपना ब्रेन वॉश, हो जाएगा लर्न। ठीक है। ऑयल बिकम्स रेंसिड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ फैट्स। ऑयल बिकम्स रेंसिड, अब मैं 5 टाइम्स बोलूँगी एक लाइन को, राइट। Oil becomes rancid due to decomposition of fat it contains. Oil becomes rancid due to decomposition of fats it contains. Oil becomes rancid due to decomposition of fats it contains. Oil becomes rancid due to decomposition of fats it contains. Oil becomes rancid due to decomposition of fat it contains. ओके, हो गया मेरा 5 टाइम्स। नाउ समटाइम्स मिल्क ऑल्सो बिकम्स रेंसिड ड्यू टू नॉट हीटिंग एट अ ह्यूमिड टेम्परेचर। यानी कि दूध भी रेंसिड हो जाता है, यानी कि दोनों लिक्विड चीज़ें हमारी रेंसिड हो रही हैं दुनिया में, होने दो ना यार, हमको व्हाट द हेल वी आर, हम क्या कर सकते हैं, हो रहा है ठीक है ना। तो अभी ओके, वी आर डन, हो गया। नाउ हाउ टू कंट्रोल रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी हो रही है, अगर टीचर ने कह दिया बताओ भाई रेंसिडिटी कैसे कंट्रोल करोगे, तुम क्या करोगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट योर स्टेप्स विल बी एंड ऑल, तो उसको हमको किस तरह से बताना है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, हाउ टू कंट्रोल रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये भी मैं बता दूंगी। और फिर उसके बाद में जो है हमारा क्लासिफिकेशन आएगा। तो उसके पहले मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँगी कि पहला तो ये कि वेट, यहाँ से तो हमारा पूरा 5th चैप्टर स्टार्ट है, तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी ही ऑब्वियसली। अभी ये वीडियो जो है 1 घंटे का हो चुका है एंड अभी तो 15-20 मिनट और जाने वाली हैं। बट इसके अलावा मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, जो एक टॉपिक तो मैं बताऊँगी एंडो एक्सो का, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। दूसरा टॉपिक मैं आपको एक और बताऊंगी कि वो जो हमारे चिप्स का पैकेट वाला क्वेश्चन आता है ना, वो चिप्स का पैकेट आपका और वो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका रेंसिडिटी कंप्लीट हो गया, कोरोजन कंप्लीट हो गया, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया एंड एंडो एक्सो भी साइड में कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा 1st चैप्टर ख़त्म हो जाने हैं। अभी हम देख लेते हैं फटाफट से कि बेसिकली क्या है। तो रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, यानी कि जो हमारा खाना है, जो तुम्हारा मेरा खाना है, इसके अंदर हमको एंटीऑक्सीडेंट डालने चाहिए। आपने देखे हैं कि अपनी आइज से एंटीऑक्सीडेंट? नहीं, मैंने तो नहीं देखे, लिटरली मैंने नहीं देखे, मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट हाँ एंटीऑक्सीडेंट्स डालो ताकि आपका खाना जो है सेव रहे। ठीक है। फूड आइटम्स को क्लोज कंटेनर में फ्रिज के अंदर भर के रखो। ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन जिस भी कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन है उसको किसी दूसरी गैस से भर दो। जैसे कि हम नाइट्रोजन वाला देखेंगे हम अभी, तो उसमें क्या होता है, वो जो चिप्स का पैकेट होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करके हमको दे दी जाती है ताकि रेंसिडिटी ना हो जाए और वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हाइड्रोजन भी नहीं डाल सकते क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, उससे ही आप सारे स्टेप्स बना लेना। आपके हाथ में ये खाना है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, इसमें मेरा ये चावल रखा है, समझ लो यार। ठीक है, मानने में क्या है, कुछ भी मानो। ठीक है, इसमें मेरा खाना रखा है। अभी इस खाने में मैं क्या कर रही हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल रही हूँ। मैंने इस खाने में अपना एंटीऑक्सीडेंट गिराया। ठीक है। फिर इसको एक दूसरे डब्बे में ले जा कर के भरा, पैक कर दिया इसको मैंने, पूरा सील पैक्ड। ओके, ये पैक हो गया है क्लोज कंटेनर। अब इसको मैंने अपने जो है फ्रिज नाम का एक डब्बा होता है हमारे घर में, फ्रिज नाम का, उस फ्रिज नाम के डब्बे के अंदर मैंने इस बॉक्स को रख दिया है। वाह व्हाट अ ड्राइंग। ठीक है, इस फ्रिज के अंदर मैंने इस डब्बे को रख दिया है। इस फ्रिज में ना मेरे को पता चला कहीं से कि मेरे फ्रिज में ना ऑक्सीजन है, तो मैंने वहाँ से O2 को जो है बाहर कर दिया है, आउट, OUT, आउट, आउट कर दिया है वहाँ से ऑक्सीजन को। इस तरह से जो है अब मेरा खाना जो है, मैंने फिर देखा 15 दिन बाद, मैंने कहा लो यार अब तो चावल खाने पड़ेंगे, 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद जब मैंने देखा, वाओ माई फूड इज़ सिंपली फ्रेश। ठीक है,
तो इससे इस पूरी इस पूरी घटना से हमने क्या सीखा कि हमने अपना खाना लेना है, उसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके उसको डब्बे में भर के उसको फ्रिज में रख के उसके फ्रिज के अंदर से ऑक्सीजन को आउट करके और फिर 15 दिन बाद अपने खाने को खोलना है, तो हमारा खाना एज़ यूजुअल फ्रेश रहेगा। ये पूरी स्टोरी से हमने हमारा टॉपिक लर्न किया। ठीक है, ये एक स्टोरी है जिससे आप इस टॉपिक को सिंपली लर्न कर सकते हो। लाइक इससे ईजियर वे तो मेरे को नहीं लगता कहीं पे मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट चीज़ है, वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। मैंने बताया था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट, ये वाला जो टॉपिक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। हम अपनी डेली लाइफ में वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ लाइक कोरोजन ऑफ मेटल, रेंसिडिटी एंड कंबशन। सबसे पहले तो वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। लाइक कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का कोरोड हो जाना, पहला मेटल का कोरोड हो जाना, दूसरा रेंसिडिटी एंड तीसरा कंबशन। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे एग्जाम्पल हैं, लाइक कोरोजन, रेंसिडिटी और कंबशन। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कोरोजन, यू मस्ट हैव सीन द रस्टिंग ऑफ योर कार। आपने अपनी कार में जंग लगते हुए देखा होगा, वही आपका कोरोजन है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये चीज़ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर आपको पूछा जाता है ना, तो आपको बस यही लिख कर आना है। ठीक है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये हो गया है, ये तो हमारा 5th चैप्टर है। तो अभी आई एम गोइंग टू शो यू, अभी आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू एंडो एंड एक्सो, वो बता देती हूँ एक बार। सो वेट, सो हेयर यू कैन सी इन दिस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कि यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है एंड एंडोथर्मिक क्या होता है। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अ रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। वेरी नाइस आंसर, वेरी यूजफुल आंसर। कि a reaction that releases energy from the system or from the system in the form of heat। वैसे ही एंडोथर्मिक a reaction in which the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat। तो बेसिकली एक्सो यानी एग्जिट और एंडो यानी एंट्री। तो ट्राई और इट वर्ड को पीछे जोड़ के देखो, एंडो एक्सो का मीनिंग खुद पता चल जाएगा। ठीक है, एनिट तो होता नहीं है और एक्सट्री भी नहीं होता है, बट या एक्स इट होता है और एंट्री होता है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं कि हीट का एग्जिट हो रहा है यहाँ पर हीट की एंट्री हो रही है। आप एरोस पर फोकस करें, ये एरो बाहर जा रहे हैं और ये एरो अंदर आ रहे हैं, और साथ में एरो पर हीट वर्ड मेंशन्ड है क्लियरली, तो इसका मतलब है हीट का अंदर आना एंड हीट का बाहर जाना, राइट। सो ये टॉपिक आई होप क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगी। क्या टॉपिक बोला था मैंने आपको? आई हैव टोल्ड यू द टॉपिक ऑफ दैट चिप्स, वो मैं बता देती हूँ एक बार। सो गाइज हेयर आई स्टार्ट विद दैट। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी एक बार बता देती हूँ आपको मैं। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है एंड इज़ यूज ड्यूरिंग द पैकेजिंग प्रोसेस टू एक्सक्लूड एंड रिमूव एयर एंड इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन is highly reactive, so this means it likes to combine with other molecules which results in food spoiling or losing its freshness। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल आंसर। और हमने अगर अभी पढ़ा जैसा कि जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे रैंसिडिटी हो सकती है खाने को, तो वो वाला पॉइंट भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा है कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ठीक है, और पैकेजिंग प्रोसेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सक्लूड एंड रिमूव एयर इन पर्टिकुलर ऑक्सीजन। यानी कि अगर एयर में हम देखें तो बेसिकली रिमूव एयर के बाद में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं ब्रैकेट में सीधा ऑक्सीजन। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और इसका यूज़ किया जाता है पैकेजिंग प्रोसेस के अंदर टू एक्सक्लूड एंड रिमूव एयर को बाहर धकेला जाता है और अंदर किसको डाला जाता है? नाइट्रोजन को। एयर में भी स्पेशली कौन? ऑक्सीजन को
बाहर धकेला जाता है। क्यों ऑक्सीजन को बाहर धकेला जाता है भाई? ऑक्सीजन ने क्या किया है? तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो अलग अलग तरह से जो है कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करने के कारण वो खाने को स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। सो दिस इज़ द रीज़न उसको बाहर धकेला जाता है, ताकि जो खाना है वो फ्रेश रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको अभी भी बताया था, मैंने बताया था ना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। साथ में आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। सो यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है टू मेक इट। सो प्लीज़ 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 गाइज लाइक इट, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ प्लीज़ यू शुड सब्सक्राइब इट। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और ऐसे वीडियोस बहुत आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं एक एक कमेंट पर ध्यान देती हूँ। आई रीड इवन अ सिंगल कमेंट, एक कमेंट भी होता है तो मैं उसको पहले जाकर पढ़ती हूँ, बाद में सारे काम करती हूँ। तो यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को पूछना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। आप पूरी तरह से फ्री हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है टू कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे अपना वीडियो बनाकर, लाइक अपना टोटल जो भी प्रॉब्लम है पूरा उसका वीडियो बनाकर उसका लिंक नीचे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका वो पूरा वीडियो देखकर उसका सोल्यूशन विद अ वीडियो वापस रिप्लाई में दूंगी। तो इससे हमारे बीच का एक इंटरेक्शन बनेगा। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ 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 डू लाइक इट। मैं लिटरली हैंड्स ज्वाइन कर कर कहती हूँ, प्लीज़ लाइक इट, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को बता देना, सभी फ्रेंड्स को बता देना कि ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, यस, यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट जितना हो सकता है। एंड इस चैनल को जो है हमें वायरल करना है। थैंक यू सो मच।